नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा 9th मॉड्यूल चल रहा था। इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब इसी ट्रांजिस्टर से जो हमारे एम्पलीफायर बनते हैं, उस एम्पलीफायर के बारे में भी हमने देखा है। अब जो हमारे एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर में जब हमारे सिग्नल जाते हैं, तो क्या होता है, पहले एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट के रूप में काम करता है। लेकिन इन दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सामंजस्य बैठाते हैं या इस सिग्नल को जोड़ने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कपलिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कपलिंग हमारा कई प्रकार का होता था, है ना। तो हमने पिछले क्लास में एम्पलीफायर के कपलिंग के फायदे के बारे में जाना था। ठीक है, और उसमें हमने विभिन्न प्रकार के कपलिंग के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना आरसी, एलसी और ट्रांसफार्मर कपलिंग, जो होते हैं एक एम्पलीफायर सिग्नल को दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट पर देने के लिए क्या होता है, कपलिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उस तरह के विभिन्न प्रकार के कपलिंग होते हैं, उन सब कपलिंग को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो हेडिंग होगा आरसी, एलसी और ट्रांसफार्मर युग्मन। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के कपलिंग मेथड यूज होते हैं एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारा कपलिंग बहुत लोकप्रिय विधि को रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आरसी कपलिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की कपलिंग का उपयोग करने वाले एम्पलीफायर को आरसी युग्मित एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है, तो कपलिंग की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधि है हमारा, वो क्या है, आरसी कपलिंग है। क्या है हमारा, आरसी कपलिंग है। इसमें क्या होता है, हमारा एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कपलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आरसी कपलिंग बोलते हैं। यानी इस कपलिंग से बने हुए एम्पलीफायर को आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे पास कपलिंग के मेथड होते हैं। तो पहला हमारा मेथड बनता है प्रतिरोध संधारित्र युग्मन। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको हम लोग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग या आरसी कपलिंग हम लोग बोलते हैं। तो बोला है कि चित्र 1 में एम्पलीफायर के जो स्टेप्स होते हैं उनके बीच में आरसी कपलिंग की विधि को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा चित्र 1 बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है चित्र 1 में क्या है, हमारा एक एम्पलीफायर दिखाया गया है ना। इस एम्पलीफायर के जो हमारा इनपुट आउटपुट होता है, इससे सिग्नल को उठा करके हम लोग कहाँ देते हैं, दूसरा एम्पलीफायर के बेस में देते हैं। ये क्या हो गया, एम्पलीफायर का बेस हो गया। ये एमीटर होता है, ये क्या होता है, हमारा कलेक्टर होता है। यहाँ से क्या होता है, एम्पलीफायर को सप्लाई दी जाती है। ठीक है, 9 वोल्ट का सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, दोनों एम्पलीफायर को देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एम्पलीफायर को सप्लाई दिया जाता है। यहाँ से बेस होता है, एमीटर होता है और कलेक्टर होता है। ये क्या होता है, इसका बेस होता है। ये क्या होता है, हमारा कलेक्टर होता है। ये क्या होता है, हमारा इसका एमीटर वाला टर्मिनल होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पूरा एम्पलीफायर बनाया जाता है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ये वाला एम्पलीफायर होता है, इसका जो भी आउटपुट निकलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एम्पलीफायर के इनपुट पर देते हैं, यानी दूसरा एम्पलीफायर के बेस पर देते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में आर और सी नामक एक सर्किट का इस्तेमाल करा जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इस वाले सिग्नल को, यानी इसका जो आउटपुट सिग्नल निकलता है उसको दूसरे वाले एम्पलीफायर के इनपुट पर क्या करता है, देता है। ठीक है, तो ऐसे कपलिंग मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, आरसी कपलिंग मेथड बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं और फिर क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा आउटपुट निकलता है दूसरे वाले टर्मिनल से। ठीक है, बोल रहा है एम्पलीफायर जो 1 होता है ना, यानी जो ये हमारा एम्पलीफायर 1 है, इसका जो आउटपुट होता है R1 C1 है ना, ये हमारा क्या है, C1 है और ये क्या है, हमारा R1 है। कपलिंग सर्किट के माध्यम से एम्पलीफायर 2 के इनपुट को भेजा जाता है। यानी इन दोनों सर्किट के माध्यम से जो हमारा एम्पलीफायर 2 होता है, इसके क्या होता है, इनपुट पर हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। डीसी अवयव को कैसे अवरुद्ध किया जाता है और एसी सिग्नल की विविधताओं को अगले एम्पलीफायर में कैसे पारित किया जाता है, इसका विश्लेषण करने के लिए आरसी युग्मन को चित्र 2 में अलग से दिखाया गया। ठीक है, यानी अभी तक तो क्या था, पूरा सर्किट इसमें दिखाया गया था, लेकिन चित्र 2 है हमारे पास, उसमें केवल इस भाग को दिखाया गया है ना। इस भाग पे कैसे हमारी क्रिया होती है कि एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को ब्लॉक करता है और कैपेसिटर क्या करता है, एसी को जाने देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है, उसके इनपुट दूसरे वाले एम्पलीफायर के जो इनपुट पे क्या होता है, केवल एसी सिग्नल ही हमारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक दूसरा सर्किट दिखाया गया है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। दूसरा सर्किट में केवल बस इतना ही लिया गया है कि जो हमारा एम्पलीफायर 1 होता था, इसके जो आउटपुट होता था, यानी इसका जो कलेक्टर वाले से आउटपुट निकलता था, इसको हमको क्या करना है, बी यानी दूसरा जो हमारा एम्पलीफायर है A2 है, इसके बेस पर क्या करना है, हमको फीड करना है। अब इसके बीच में हमारा क्या होता है, एक सर्किट बनता था इस तरह से, है ना, कैपेसिटर का और किसका बनता था, हमारा रेजिस्टेंस के बीच में एक सर्किट बनता है। तो उस वाले सर्किट को क्या किया गया है, दिखाया गया है।
क्योंकि इसके बीच में क्या होता था, हमारा आउटपुट सिग्नल आता है ना, यानी इस वाले एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल इसके लिए क्या करता था, हमारा इनपुट का काम करता है ना। अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो एक क्या बनता है, हमारा क्लोज सर्किट बनता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारा चित्र 2 है, इसमें जो इसका होता है वी इन होता है ना। चित्र 2 में जो वी इन होता है, यानी इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो दूसरे वाले एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करता है। तो वी इन एम्पलीफायर का आउटपुट होता है किसका, A1 का, और R1C1 द्वारा गठित कपलिंग सर्किट का इनपुट भी होता है, और Vn के मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये Vn होता है, ये इसका तो आउटपुट होता है, लेकिन इस वाले सर्किट के लिए क्या होता है, हमारा इनपुट का काम करता है। और जो हमारे Vin होते हैं, इसके निम्नलिखित मान होते हैं। जैसे इसका जो पीक मान होता है मैक्सिमम वाला 6.4 होता है, इसका सबसे लो वाला जो पीक होता है वो क्या होता है 2.4 होता है। इसका जो क्या होता है मीन मान होता है, या जिसको हम डीसी मान बोल सकते हैं, वो क्या होता है हमारा 4 वोल्ट होता है, इस वाले किसका, एसी इनपुट सिग्नल का। वही चीज यहाँ पे क्या है हमारा दिखाया गया है, बोला है कि जो औसत डीसी वोल्टेज लेवल होता है क्या होता है हमारा 4.4 होता है। एसी भिन्नता लगभग 4.4 वोल्ट होती है, प्लस माइनस 2 वोल्ट का होता है, प्लस माइनस 2 वोल्ट, और इस वाले वोल्टेज से प्लस वोल्ट 2 वोल्ट ऊपर और माइनस 2 वोल्ट नीचे, इस तरह से होता है। अधिकतम जो तात्क्षणिक मान होता है वो क्या होता है हमारा 6.4 वोल्ट होता है, और जो न्यूनतम तात्क्षणिक मान होता है वो क्या होता है हमारा -2.4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे इनपुट के क्या होते हैं, ये वोल्टेज स्तर होते हैं। इस वाले वोल्टेज स्तर के बारे में बात किया गया है। आगे बोल रहा है कि एसी इनपुट एसी सिग्नल के बिना संधारित्र को 4 वोल्ट के डीसी स्तर पर क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। चूंकि सभी वोल्टेज जो होते हैं वो C1 के अक्रॉस होता है, और ग्राउंड के संबंध में R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है हमारा शून्य होता है, इसे आउटपुट टर्मिनल के एक्स अक्ष पर संदर्भ के रूप में क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो ये कैपेसिटर होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज के 4.4 वोल्ट तक क्या करते हैं, इसको हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, अब चार्जिंग के बाद यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो R1 के क्रॉस में हम लोग क्या देते हैं, देखते हैं आउटपुट वोल्टेज को देख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा जो C1 हुआ, ये जो कैपेसिटर हुआ, इसको हमने क्या किया है 4.4 वोल्ट तक इसको मैक्सिमम रूप से चार्ज कर लिया है। ठीक है, आगे बोला है कि जब हमारा जो Vin होता है, ठीक है, जब हमारा क्या होता है Vin 6.4 वोल्ट तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो C1 होता है यानी जो कैपेसिटर 1 होता है उसके 4.4 वोल्ट से ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि C1 के पास में क्या है हमारा 4.4 वोल्ट मैक्सिमम पे चार्ज है, लेकिन जब इनपुट वोल्टेज दिया जाता है तो क्या होता है हमारा 6.4 वोल्ट का होता है। यानी इसके चार्जिंग वोल्टेज और इसके वोल्टेज में क्या होता है 2 वोल्ट का अंतर होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है इस वाले लेवल से 2 वोल्ट क्या होता है और ऊपर जाता है हमारा सिग्नल। ठीक है, तो जो हमारा तात्क्षणिक मान होता है वो प्लस 6.4 वोल्ट के अधिकतम तात्क्षणिक मान तक क्या होता है चार्ज होता है हमारा जो कैपेसिटर होता है। जब Vin को बढ़ाया जाता है यानी Vin दिया जाता है तो Vin क्या होता है इसके 4.4 वोल्ट से ऊपर चला जाता है, यानी 6.4 वोल्ट तक, यानी अपने तात्क्षणिक अधिकतम मान तक जाता है। और बोला है R1 के माध्यम से चार्जिंग करंट R1 के एक्रॉस एक धनात्मक वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करता है। 4.4 वोल्ट से 6.4 वोल्ट के बीच में Vin के सभी परिवर्तन मान R1 में 2 वोल्ट का पॉजिटिव आधा चक्र प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया। ठीक है, तो क्या होता है 4.4 वोल्ट पर जो क्या होता है हमारा इसका लेवल 0 होता है इस वाले सिग्नल का, है ना। जो भी इंक्रीमेंट आता है हमारा, है ना, यानी इसका डीसी वोल्टेज क्या है इसका हमारा 4.4 वोल्ट है, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज होता है वो अगर बढ़ता है हमारा Vin को हम लोग बढ़ाते हैं, यानी Vin को जैसे देते हैं तो V1 का जो मैक्सिमम मान है वो 6.4 वोल्ट है। अब इस जो 2 वोल्ट का जो अंतर आता है उसको हम लोग इसके आउटपुट पर यानी इसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही हमारा क्या होता है 6.4 वोल्ट तक जाता है तो 2 वोल्ट का जो अंतर होता है वो पॉजिटिव आधा चक्र में हमको क्या होता है आउटपुट में देखता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया इसके वोल्टेज को क्या किया गया इसके तात्क्षणिक मान तक क्या किया गया और बढ़ाया गया इनपुट को, तो R1 के अक्रॉस में क्या होता है हमको धनात्मक वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। आगे बोल रहा है कि हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं धनात्मक आधा चक्र को हम क्या कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं। अगला हमारा बोला है कि जब क्या होता है Vin क्या होता है 4.4 वोल्ट से नीचे होता है, नीचे कम होता है ना। जब अब मान लीजिए Vin जो AC सिग्नल है एक बार ऊपर जाएगा फिर दोबारा क्या होता है हमारा नीचे आता है। ठीक है, अब क्या होता है जब 4.4 वोल्ट से नीचे या कम होता है तो हमारा जो C1 होता है क्या होता है हमारा डिस्चार्ज होना शुरू होता है, यानी जो कैपेसिटर होगा हमारा क्या होता है डिस्चार्ज होता है। R1 के अक्रॉस R1 के माध्यम से डिस्चार्ज करंट R1 के अक्रॉस ऋणात्मक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और 4.4 वोल्ट और 2.4 वोल्ट के बीच में Vin के सभी परिवर्तन R1 में एक नेगेटिव हाफ साइकिल प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया। ठीक है,
अभी क्या हुआ, हमारा जो वी इन अभी क्या था, हमारा ऊपर था 6.4 वोल्ट, अभी वी इन क्या होगा, एसी होता है, एसी करंट होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आता है। जैसे वो 4.4 वोल्ट से नीचे आता है, कहाँ तक पहुंचता है, हमारा 2.4 वोल्ट तक पहुंचता है। तो 4.4 वोल्ट से लेकर के 2.4 वोल्ट के बीच में जो भी हमारा अंतर होता है, वो क्या होता है, उस परिवर्तन को हम लोग R1 के अक्रॉस में एक नेगेटिव हाफ साइकिल के रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता है। इस नेगेटिव हाफ साइकिल को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, जब हमारा 4.4 से ऊपर गया हमारा वैल्यू, तो हमको एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला इसके अक्रॉस में, है ना। और उसके बाद जब हमारा 4.4 से नीचे वैल्यू आता है, जो हमारा ये वाला होता है, तो उसके क्रॉस में जो भी डिफरेंस होता है वो हमको एक नेगेटिव हाफ साइकिल पर मिलता है 2 वोल्ट का। अब ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही क्या होता है, हमारा आउटपुट पर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक आउटपुट पे क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। आगे बोल रहा है कि इसीलिए चित्र 2 में देखा जा सकता है कि R1 में वोल्टेज केवल R1 और C1 नेटवर्क के इनपुट पर 4.4 वोल्ट के डीसी मान में होने वाले परिवर्तन के परिमाण के बराबर होता है। डीसी 4.4 वोल्ट R1 C1 नेटवर्क के कैपेसिटर C1 पर अवरुद्ध है, इसीलिए R1 C1 नेटवर्क पर उपलब्ध आउटपुट या अगले चरण के एम्पलीफायर के लिए इनपुट एम्पलीफायर के कलेक्टर पर एसी सिग्नल के केवल प्लस माइनस के भिन्न रूप क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो डीसी सिग्नल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और एसी सिग्नल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल वाला जो रेंज होता है, वही क्या होता है, हमारा दूसरे वाले एम्पलीफायर के क्या होता है, इनपुट पर हमको यानी इस पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो आरसी कपलिंग होता है वो काम करता है ना। तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या होता है, हमारा एसी सिग्नल जो होता है दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट पर क्या होता है, हमारा या उसके बेस पर क्या होता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आरसी कपलिंग होता है वो काम करता है। अगला हमारा दूसरा जो कपलिंग मेथड है वो है हमारा एलसी मेथड है, ठीक है। क्या है, हमारा एलसी मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा उसमें क्या होता था, आरसी होता था यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इस्तेमाल होता था। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के स्थान पर एक इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी जो एक इंडक्टर कॉइल होती है उसका इस्तेमाल करा जाता है। तो आगे बोला है चित्र 5 है हमारा, उसमें दिखाया गया है कि एक इंडक्टेंस कैपेसिटेंस युग्मित एम्पलीफायर को चित्र में दिखाया गया है, जिसमें एक अवरोधक के बजाय एम्पलीफायर के कलेक्टर लोड के रूप में एक इंडक्टेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, एक रेजिस्टेंस के बजाय जो एम्पलीफायर का जो कलेक्टर लोड होता है उसके साथ उसके रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं या इंडक्टेंस का इस्तेमाल करा जाता है। आगे बोला, हालांकि डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए सीसी अभी भी आवश्यक होता है, यानी जो कपलिंग कैपेसिटर होता है उसका अभी भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे बोल रहा है, आयरन कोर जो चोक होता है L1 और L2 का उपयोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में किया जाता है, जबकि एयर कोर चोक का इस्तेमाल हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडक्टर के लिए, वो हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी में करते हैं, और एयर कोर का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, हम क्या करना होता है, हमको एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ये बनाया जाता है। आगे बोला है कि संग्राहक में, है ना, संग्राहक में जो हमारा चोक यानी इंडक्टर का उपयोग करने का लाभ क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी के लिए निम्न प्रतिरोध और एसी के लिए क्या होता है, उच्च प्रतिबाधा प्रदान करता है। आगे बोला, कम डीसी प्रतिरोध के छोटे परिणाम में आईआर के ड्रॉप्स, छोटे आईआर ड्रॉप में होता है, जो एम्पलीफायर जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के कलेक्टर पर अधिकांश डीसीसी उपलब्ध होने की अनुमति देता है। सिग्नल के लिए एक उच्च एसी प्रतिबाधा उच्च लाभ में परिणत होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक जो एलसी कपलिंग होता है वो बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एलसी कपलिंग का इसमें क्या, एक नीचे में हमारा सर्किट भी दिया गया है, इसको हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो एम्पलीफायर यूज होता है ना। अब इस एलसी का मतलब होता है, यानी जो हमारा कलेक्टर का जो आउटपुट होता है, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस के बजाय क्या करते हैं, एक L1 का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर 1 के लिए, और ट्रांजिस्टर 2 के लिए भी क्या होता है, एक L2 कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक इंडक्टर इसके साथ में एक इंडक्टर जो हमारा एम्पलीफायर 2 होता है उसके क्या करते हैं हम लोग, कलेक्टर टर्मिनल पर यूज करते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है, हमारा एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करके रखता है, और एसी इनपुट को क्या करता है, हमारे ट्रांजिस्टर के अगले इनपुट पर क्या होता है, देता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर भी जो भी सिग्नल हमारा निकलता है ट्रांजिस्टर 2 1 पे, वो भी अगला ट्रांजिस्टर के इनपुट पर जाने से पहले क्या होता है, हमारा
कैपेसिटर के माध्यम से होकर गुजरता है, ताकि यहाँ पर डीसी ब्लॉक हो जाता है और केवल क्या होता है हमारा केवल हमारा क्या होता है एसी सिग्नल ही ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक जो एलसी कपलिंग होता है वो सर्किट बनाया जाता है और ये काम करता है। आगे बोला है कि हमारा जो एलसी युग्मन होता है इसकी कुछ हानि होती है। क्या हानि है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोला कि जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए उपयुक्त इंडक्टेंस वैल्यू चोक का भौतिक आकार भारी और बड़ी जगह घेरता है। ठीक है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, जब इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या होता है फिजिकल एरिया जो होता है आकार क्या होता है भारी हो जाता है और क्या होता है जगह ज्यादा घेरता है। ये क्या होता है एलसी कपलिंग के एक पहली हानि होती है। दूसरी हानि क्या है हमारा, बोल रहा है कि जो हमारा इंडक्टर होता है इसकी प्रतिबाधा क्या होती है, एक्सएल बराबर 2π/2pf होता है। ठीक है, के साथ क्या होता है बदलता रहता है। एलसी एम्पलीफायर में समान आवृत्ति प्रतिक्रिया क्या होती है नहीं होती है ना। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो क्या होता है हमारा इसका जो प्रतिबाधा होता है इंडक्टेंस का वो भी क्या होता है हमारा बदल जाता है। तीसरा हमारा जो आरसी कपलिंग की तुलना में क्या होता है हमारा एलसी कपलिंग क्या होती है महंगी होती है। ये तीन क्या है मुख्य हमारे एलसी कपलिंग की के लॉसेस होते हैं। आगे बोल रहा है कि हालांकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में एलसी कपलिंग का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। एलसी कपलिंग का व्यापक रूप से और हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ 100 किलोहर्ट्ज से लेकर से अधिक आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। ऐसी उच्च आवृत्तियों पर एल का भौतिक आकार क्या होता है हमारा बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होता है एलसी का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है इसका ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। अगला हमारा जो कपलिंग होगा वो क्या होगा ट्रांसफार्मर कपलिंग होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे उसमें एक एम्पलीफायर के आउटपुट को उठाकर दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट पर देने से पहले आरसी सर्किट बनाते थे, एलसी सर्किट बनाते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे एक ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चित्र में क्या है एक ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर को दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, हाँ इस कपलिंग में क्या होता है वही हमारा एक क्या होता है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी क्या है हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इस्तेमाल हुआ है। यानी यहाँ से भी क्या होता है हमारा एक आउटपुट आता है ना। इसके पहले भी क्या होता है एक Q1 होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, वहां से आउटपुट निकल के आता है। अब इसके आउटपुट और इसके इनपुट के बीच में हम लोग क्या करते हैं एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पर क्या होता है इसका एलपी होता है यानी प्राइमरी कॉइल होती है और ये क्या होती है इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है। इसी तरीके से दूसरे ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है वो तीसरे ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है एक इनपुट का कार्य करता है और उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी क्या होता है एक प्राइमरी कॉइल होती है और क्या होता है यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, बाकी इस तरह से क्या होता है वो एम्पलीफाई हो के आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा के रखा जाता है। फिर एक बाइसिंग के लिए क्या होता है हमारा R1 और R2 का क्या होता है इस्तेमाल करा जाता है। इस तरह से क्या होता है हमारा एक ट्रांसफार्मर कपलिंग का सर्किट बनता है। इस सर्किट को ध्यान से क्या करना है आपको देख लेना है ना, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। आगे बोल रहा है ट्रांसफार्मर, हाँ ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है ना एलपी होता है एम्पलीफायर के लिए एलसी या प्रतिबाधा युग्मन के रूप में आवश्यक लोड प्रतिबाधा क्या करता है हमारा प्रदान करता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग एलपी होती है वो क्या होता है हमारा जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसके लिए क्या करता है लोड प्रतिबाधा के रूप में काम करता है। आगे बोल रहा है एलपी में एसी सिग्नल करंट एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा एलएस में सिग्नल वोल्टेज को प्रेरित करता है। चूंकि एलएस एक पृथक वाइंडिंग है, प्राथमिक वोल्टेज और करंट के डीसी घटक को एलएस और अगले एम्पलीफायर के चरण में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है एलपी जो होता है यानी जो प्राथमिक वाइंडिंग होता है और जो हमारा एलएस होता है जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं यानी एक साथ नहीं जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है इससे क्या होता है इसमें करंट और वोल्टेज क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है। तो केवल उसकी वजह से क्या होता है हमारा केवल एसी करंट ही क्या होता है अगले स्टेप में जा पाता है। डीसी हमारा वोल्टेज या डीसी करंट हमारा क्या होता है उसमें नहीं जा पाता है। ठीक है, तो केवल एसी घटक ही क्या होते हैं हमारे ट्रांसमिट होते हैं, डीसी घटक क्या होता है हमारा ट्रांसमिट नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जिस तरह का वोल्टेज और करंट आता है उसी हिसाब से क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा
करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और वो क्या होता है हमारा दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट पर जाता है। आगे बोल रहा है कि जो हमारा प्रतिरोध R1 और R2 जो है वो ट्रांजिस्टर के लिए क्या होते हैं आवश्यक डीसी बायस प्रदान करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो सके ऑन हो सके। आगे बोल रहा है बाईपास कैपेसिटर सीबी, ठीक है, सीबी क्या है हमारा बाईपास कैपेसिटर है, प्रत्येक प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के ग्राउंड पर एसी ग्राउंड प्रदान करता है, ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है सीबी क्या होता है, यहाँ पर भी सीबी है और यहाँ पर भी क्या है हमारा सीबी है, जो क्या होता है प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग पर क्या होता है ग्राउंड करता है और एसी को क्या करता है ग्राउंड करवाता है। आगे बोला इसीलिए एसी सिग्नल केवल ट्रांसफार्मर क्रिया के माध्यम से एक चरण के बाद दूसरे चरण में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है हमारा जो एसी सिग्नल होता है केवल एक ट्रांसफार्मर क्रिया के माध्यम से क्या होता है एक चरण से दूसरे चरण में क्या होता है हमारा ट्रांसमिट या स्थानांतरित क्या होता है हो जाता है। आगे बोल रहा है ऑडियो एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग का उपयोग दो एम्पलीफायर के चरणों के बीच या लाउड स्पीकर को चलाने के लिए अंतिम चरण में किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ठीक है। तो जो हमारा क्या होता है जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर में क्या होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं दो एम्पलीफायर के बीच में क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में इस्तेमाल करते हैं जब हमारा एम्पलीफायर से सिग्नल निकलकर कहाँ जाता है हमारा लाउड स्पीकर में जाता है, ठीक है, या लाउड स्पीकर में चलाने से पहले ही क्या करा जाता है हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करा जाता है। आगे बोला है ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर आमतौर पर स्पीकर के निम्न प्रतिबाधा मानों से मिलान करने के लिए क्या होता है एक वोल्टेज स्टेप डाउन होते हैं। आगे बोल रहा है ट्रांसफार्मर इंफिडेंस मैचिंग को ठीक से हमको क्या करना ध्यान में रखना है। अगला है हमारा ट्रांसफार्मर युग्मित ऑडियो एम्पलीफायर का एक समय में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। उनके भारीपन और उच्च लागत के कारण वे करंट समय के ऑडियो एम्पलीफायर में क्या होते हैं कम बार उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था हमारा जो ट्रांसफार्मर कपल्ड ऑडियो एम्पलीफायर क्या होते थे हमारा ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अभी क्या होता है उसका भारीपन होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है वजन ज्यादा होने लगता है और उसमें क्या होती है लागत क्या होती है हमारी ज्यादा होती है, इसलिए उसका कम हम लोग क्या करते हैं अभी इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला हालांकि ट्रांसफार्मर कपलिंग का उपयोग अभी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जैसे रेडियो रिसीवर टीवी रिसीवर आदि में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो अभी भी क्या हो रहा है हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफायर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग अभी भी अपना जो हमारा रेडियो रिसीवर होता है टीवी रिसीवर होता है इन सब जगहों में क्या होता है हमारा बड़े पैमाने पर अभी भी हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक एम्पलीफायर जो हमारा ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर होता है वो किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में क्या होता है हमारा इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा एक से अधिक विधियों का उपयोग करके युग्मन, है ना। एक से अधिक विधि का उपयोग करके युग्मन हम लोग कैसे करते हैं, बोला कि जब कई एम्पलीफायर चरणों को एक बड़े लाभ प्राप्त करने के लिए कैस्केड किया जाता है तो प्रत्येक विधि का सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए युग्मन एक या एक से अधिक तरीकों से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र 7 में दिखाया गया है, ठीक है। तो चित्र 7 में क्या है हमारा यहाँ पर देखो अगर हम क्या करते हैं एक बहुत हमको ज्यादा क्या करना है एम्पलीफाई करना है सिग्नल को, तो इस तरह से कई सारे एम्पलीफायर को हम लोग क्या करते हैं कैस्केड के रूप में जोड़कर रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग कैस्केड के रूप में जोड़कर रखते हैं। तो पहले और दूसरे एम्पलीफायर के बीच में डायरेक्ट कपलिंग किया है हमने, उसके बाद दूसरा तीसरा और तीसरा चौथे के बीच में हमने क्या किया है आरसी कपलिंग का इस्तेमाल किया है। अब क्या है हमारा चौथे से पांचवा और पांचवे से लाउड स्पीकर के बीच में हमने क्या किया है ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल जनरली हम लोग अंतिम चरण में करते हैं या अंतिम चरण से क्या करते हैं पहले करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक कैस्केड एम्पलीफायर में क्या हुआ है विभिन्न प्रकार के कपलिंग मेथड का हमारा क्या किया गया इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जब तक कपलिंग मेथड हम लोग नहीं करेंगे हमारा 100 का 100% क्या होगा जो सिग्नल होगा वो दूसरे वाले एम्पलीफायर पर क्या होगा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो कैस्केड में जो हमारा कपलिंग मेथड होता है कि एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए वो इस तरह से क्या होता है हमारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो भी हमारे कपलिंग मेथड है एम्पलीफायर को यानी जब सिग्नल हम लोग एम्पलीफाई करते हैं तो एक एम्पलीफायर से काम नहीं चलता हमारा 2 3 4 एम्पलीफायर हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अब एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल करते थे। तो कपलिंग हमने अपना 3 4 प्रकार का कपलिंग था, डायरेक्ट कपलिंग था हमारा, आरसी कपलिंग था, एलसी कपलिंग था और ट्रांसफार्मर कपलिंग था। तो सारे कपलिंग के बारे में हमने क्या कर लिया है देख लिया है कि हमारा एक एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर में जब सिग्नल जाता है एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर में तो सिग्नल हमारा क्या होता है कैसे उसको हम लोग कपलिंग करके कैसे जोड़ते हैं और एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर हमारा कैसे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा ये कपलिंग का टॉपिक क्या हो गया खत्म हो गया। अभी क्या करना है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको क्या करना होगा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा, ठीक है।
अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो हमारा ऑसिलेटर का बनेगा। ठीक है, ऑसिलेटर क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये भी हमारा इसी मॉड्यूल में, यानी ट्रांजिस्टर वाले मॉड्यूल में भी है। क्या है कि हमारा ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो शेयर करिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।